चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 24 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम किसने तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चंदेलकालीन शिव मंदिर चर्चा में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो स्मार्टफोन और अन्य विद्युत उपकरणों को ध्वनि का उपयोग करके चार्ज होने में सक्षम बनाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शाओमी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है MN भंडारी, बी है पंकज नकवी, सी है मनोज मिश्रा और डी है रमेश सिन्हा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MN भंडारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट वरिष्ठ न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी चीफ जस्टिस संजय यादव के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी 26 जून से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजय यादव का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का था। मौजूदा चीफ जस्टिस संजय यादव सबसे कम समय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अब किसे नियुक्त किया जाएगा? तो अब जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी को। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में संजय यादव ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनका कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो जाएगा और 26 जून को जो मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं ये अपना कार्यभार संभालेंगे। और दोस्तों जो संजय यादव हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 17 मार्च। कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना आगरा में हुई थी और 1869 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई। कहाँ पर की गई? इसकी स्थापना 1869 में इलाहाबाद में और 1866 में इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वाल्टेर मार्गन ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? वाल्टेर मार्गन। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका कार्यकाल रहा था 1866 से लेकर के 1871 तक का। और अगर आज़ादी के बाद की बात की जाए तो कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश? तो थे विधु भूषण मलिक। कौन थे? विधु भूषण मलिक। ये आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के और इनका कार्यकाल कितना था? तो 1947 से 1955 तक इनका कार्यकाल रहा था।
तो ये आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित पॉइंट्स याद रखने हैं। और अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई? ऑप्शन नंबर ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है चंद्रू तोमर, सी है अभिनव बिंद्रा और डी है जीतू रॉय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रू तोमर। योगी सरकार ने नोएडा स्थित शूटिंग रेंज का नाम बदलकर अब चंद्रू तोमर के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। अप्रैल के अंत में शूटर दादी का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। निधन के समय उनकी उम्र 89 साल की थी। शूटर दादी चंद्रू तोमर ने 60 साल की उम्र में प्रोफेशनल शूटिंग शुरू की थी। कुछ समय पहले उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था सांड की आंख। शूटर दादी चंद्रू तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने परिवार के साथ रहती थीं और उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो नोएडा स्थित शूटिंग रेंज है उसका नाम बदल के चंद्रू तोमर के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया गया। और दोस्तों आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चंद्रू तोमर जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। और दोस्तों इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, नाम क्या था, सांड की आंख। तो जो फिल्म थी सांड की आंख, उसमें इनकी भूमिका किसने निभाई थी, तो अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने इनकी भूमिका निभाई थी। और दोस्तों इनकी जो बहन है प्रकाशी तोमर, उनकी भूमिका निभाई थी तापसी पन्नू ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सांड की आंख फिल्म थी उसमें जो चंद्रू तोमर हैं इनकी भूमिका किसने निभाई थी, तो इनकी भूमिका निभाई थी भूमि पेडनेकर अभिनेत्री ने। और अब जो है नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदल करके चंद्रू तोमर के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर मिट्टी खुदाई के दौरान 140 वर्ष पुराने चांदी के 90 सिक्के पाए गए? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है सोनभद्र, सी है बलिया और डी है कानपुर देहात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक के छोलापुर गांव में खड़ंजा निर्माण के दौरान जेसीबी से मिट्टी खुदाई करते समय एक टीले से 100 से 140 साल पुराने चांदी के 90 सिक्के मिले हैं। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये जो सिक्के हैं ये खुदाई के दौरान वहाँ पे पाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में राजपुर ब्लॉक के छोलापुर गांव में ये सिक्के पाए गए हैं और ये जो सिक्के हैं ये 140 साल पुराने बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है गुरुग्राम, सी है बेंगलुरु और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। कॉलियर्स ने ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक्स टेक्नोलॉजी हब्स आर रिसेपिंग रीजनल रियल एस्टेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस बात का विश्लेषण करती है कि एशिया प्रशांत में टेक्नोलॉजी सेक्टर की वृद्धि किस तरह इस क्षेत्र के प्रॉपर्टी मार्केट को बदल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में चीन का बीजिंग शीर्ष पर रहा। एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का शहर बेंगलुरु भी शामिल है। इस लिस्ट में टॉप 10 में हैदराबाद भी शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में कॉलियर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का शहर बेंगलुरु भी शामिल रहा है और टॉप 10 में अगर बात की जाए तो हैदराबाद भी शामिल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की टैबलेट पीसी मार्केट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है एप्पल, बी है सैमसंग, सी है डेल और डी है सोनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। काउंटर पॉइंट रिसर्च ने टैबलेट मार्केट रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की टैबलेट पीसी मार्केट में एप्पल पहले जबकि दूसरे स्थान पर सैमसंग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में ग्लोबल टैबलेट मार्केट 53% बढ़ा है।
इस साल की पहली तिमाही में एप्पल एवं सैमसंग का ग्लोबल टैबलेट मार्केट शेयर क्रमशः 37% एवं 20% रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च ने टैबलेट मार्केट रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसके अनुसार विश्व की टैबलेट पीसी मार्केट में एप्पल जो है वो पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो सैमसंग दूसरे स्थान पर रहा है। और दोस्तों अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। कहाँ पर हुई थी, तो लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके सीईओ कौन है, टिम कुक इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क, बी है स्वीडन, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्वीडन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 स्कोर के साथ 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है इसमें, तो स्वीडन जो है इसमें टॉप पर रहा है। और भारत की रैंकिंग कौन सी रही है, तो भारत इसमें 120वें स्थान पर रखा गया है। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है 165 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और दोस्तों अभी हाल ही में जो रिपोर्ट्स जारी की गई हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, उसमें भारत की 135वीं रैंक रही थी। और कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, जिसमें भारत की 67वीं रैंक रही थी और उसमें पहले स्थान पर रहा था स्विट्जरलैंड। विश्वदाता सूचकांक 2021 जारी किया गया, उसमें भारत की 14वीं रैंक रही थी और इंडोनेशिया उसमें पहले स्थान पर रहा था। और द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया भर में जो सबसे अधिक रहने लायक शहर देखा गया था वो था ऑकलैंड। और इसके साथ ही ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, उसमें भारत की 55वीं रैंक थी और उसमें पहले नंबर पर कौन सा देश था, तो तुर्की उसमें पहले स्थान पर था। और अभी हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भी जारी किया गया, तो उसमें भारत की 43वीं रैंक थी और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर था। और अभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, इसमें भारत की 120वीं रैंक रही है और इसमें पहले स्थान पर रहा है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए है शिमला, बी है मुंबई, सी है भुवनेश्वर और डी है बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जो जारी की गई है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, तो उसके अनुसार भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो बेंगलुरु को इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है, तो चेन्नई दूसरे स्थान पर है, शिमला तीसरे स्थान पर है, भुवनेश्वर चौथे स्थान पर, मुंबई 5वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूर्वाचल खादर का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है असमिया, बी है मलयालम, सी है बंगाली और डी है गुजराती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मलयालम। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम गीतकार पूर्वाचल खादर का कोविड-19 से निधन हो गया। अपने 5 दशकों के करियर में उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में हज़ारों गाने लिखे हैं। मलयालम के बहुत सारे हिट गाने उन्होंने लिखे हैं। 1948 में जन्मे पूर्वाचल खादर ने सरकारी नौकरी में इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। 1972 में उन्होंने
मलयालम फिल्मों में गाना लिखना शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में मलयालम गीतकार पूवाचल खादर का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है और इन्होंने 1972 में, कब 1972 में मलयालम फिल्मों में गाना लिखना शुरू किया था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1948 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में गाने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है उड़ीसा, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। यह तीन प्रजातियां घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल एवं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं। सतकोसिया में महानदी में घड़ियाल एवं भितरकनिका नेशनल पार्क में मगर देखे जा सकते हैं। 1975 में पहली बार घड़ियाल उड़ीसा में लाया गया था। घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये राज्य बन गया है कौन सा? उड़ीसा। यहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं और ये तीन प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं तो ये भी ध्यान रखना है, घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल एवं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये मगर की तीन प्रजातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू और कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है चंडीगढ़ और डी है दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है। नेटवर्क में एक केंद्रीय स्टूडियो और क्षेत्र के असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्राथमिकता के साथ 48 ट्रांसमिशन लोकेशन होंगे। नेटवर्क का उपयोग लद्दाख में शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। अब दोस्तों अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। और लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो दो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो राधा कृष्णा माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये थे 24 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, बहराइच। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल कहाँ बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है आगरा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।